हेलो नमस्कार, आप सबका मेरे इस चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज साइक्लोन के ऊपर डिस्कशन करेंगे विथ फुल डिटेल्स। बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक साइक्लोन का फॉर्मेशन जल्द ही करने वाला है, तो वो कब बनेगा और कितना स्ट्रॉन्ग होगा और किस एरिया में लैंडफॉल होने की संभावना है, अलग अलग मॉडल्स इसको लेकर क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ के ऊपर बहुत बड़ी डिटेल्स के साथ ये वीडियो बनाया गया है। सो काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखें और ऐसे ही अधिक से अधिक जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो अभी साइक्लोन को लेकर अलग अलग मॉडल्स की तरफ से सिग्नल मिलने लग गए हैं, चाहे वो ECMWF हो या GFS हो या ECMWF AI हो या ग्लोबल एनसेम्बल मॉडल्स हो, सभी की तरफ से साइक्लोन को लेकर फोरकास्ट किया जा रहा है। तो अभी ये सब मॉडल्स क्या दिखा रहे हैं और क्या साइक्लोन के लिए कंडीशन फेवरेबल भी है या नहीं, चलिए इसके बारे में पहले नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे। तो साइक्लोन के लिए क्या कंडीशन रहना चाहिए ये तो आपको पता ही होगा। पहला कारक ये है कि SST सी सरफेस टेम्परेचर यानी कि समुद्री सतह का तापमान जो कि 26.6 डिग्री से अधिक होना चाहिए किसी भी सिस्टम को इंटेंसिफिकेशन करवाने के लिए। और अभी पूरे बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी में SST जो है समुद्री सतह का तापमान जो है वो 29 से लेकर 32 डिग्री के बीच में है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेवरेबल है सिस्टम के इंटेंसिफिकेशन और किसी भी वोर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव कंडीशन बना रहा है। दूसरा कारक है विंड शेयर यानी कि वायुमंडल का ऊपरी और नीचे के हवाओं का कम रहना, तो ये फैक्टर्स भी फेवरेबल रह सकता है। हालांकि विंड शेयर के ऊपर प्रेडिक्शन लगाना आसान नहीं है। और तीसरा कारक है MJO मेडन जूलियन ओसिलेशन। तो ये क्या है ज़रा आप लोगों को बता दूं। तो MJO एक बहुत बड़ा एटमॉस्फेरिक बादलों का वेव है और ये वेव पूरे अर्थ का चक्कर लगाने में ही 30 से लेकर 60 दिन का टाइम लेता है। इसका अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से अलग अलग फेज़ होता है। तो हमारे इंडियन ओशियन के लिए इसका फेज़ 2 और 3 सबसे ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। जब MJO इंडियन ओशियन के ऊपर से होके जाता है तब ये फेज़ 2 और 3 में होता है। तब ये ट्रॉपिकल रीजन पे कन्वेक्टिव एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है और सर्कुलेशन का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है और रेनफॉल को भी बूस्टिंग करता है, जिससे बारिश का इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो ये MJO भी साइक्लोन के टाइम पे फेज़ 2 से लेकर 3 में रहने की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि साइक्लोन का इंटेंसिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। और चौथा कारक है केल्विन वेव और वेस्टर्ली विंड्स। तो ये फैक्टर्स भी साइक्लोन के टाइम पे एक्टिव रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो साइक्लोन फॉर्मेशन के टाइम वेस्टर्ली विंड्स का इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, जिससे सिस्टम फॉर्मेशन में हेल्प भी कराएगा और इंटेंसिफिकेशन भी होने की संभावना ये कराएगा। तो ये सारा मेजर फैक्टर्स इस टाइम पे अभी एक्टिव है, जिससे साइक्लोन का फॉर्मेशन भी करेगा और इसके साथ और ऐसे कई डिफरेंट फैक्टर्स अभी एक्टिव है। तो इसलिए ये सबको देखकर मैं पिछले कई दिनों से साइक्लोन का फॉर्मेशन करेगा ये बोलता आ रहा हूँ। और अभी मॉडल्स भी दिखाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मॉडल्स क्या क्या दिखा रहे हैं इन पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि GFS हो या ECMWF हो या ECMWF AI हो या ग्लोबल एनसेम्बल हो, सभी साइक्लोन फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ग्लोबल एनसेम्बल मॉडल्स क्या है ये बताऊं तो एनसेम्बल एक मशीन लर्निंग सिस्टम है जो कि फोरकास्ट करने के लिए मॉडल्स और फैक्टर्स का यूज करता है। और ये एनसेम्बल को अलग अलग डाटा के हिसाब से ट्रेन किया जाता है फोरकास्टिंग के लिए। तो GFS के 30 एनसेम्बल मेंबर्स है और ECMWF मॉडल का 50 एनसेम्बल मेंबर्स है। इनके एनसेम्बल डिफरेंट कंडीशन और डाटा के साथ अपना अलग अलग फोरकास्ट देते हैं, जिसका यूज बाद में इनके मेन मॉडल यूज करते हैं। बेसिकली ये एनसेम्बल जो प्रेडिक्शन करेंगे तो उसका मिला जुला कर लास्ट में कंक्लूजन मेन मॉडल देते हैं। इसलिए फोरकास्टर्स पहले एनसेम्बल को एनालिसिस करते हैं, बाद में मेन मॉडल को देखते हैं। इसलिए एनसेम्बल सबसे पहले किसी भी सिस्टम का संकेत पहले देते हैं। और अगर एनसेम्बल में कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो या अधिक से अधिक एनसेम्बल किसी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हो, तब जाके मेन मॉडल उसको दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो अभी आप स्क्रीन पे GFS जो कि GFS का एनसेम्बल है और EPS जो कि ECMWF का एनसेम्बल है उसको स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। ये सारे एनसेम्बल एक ही चीज़ दिखा रहे हैं कि 20 और 21 मई के आसपास एक डिप्रेशन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में फॉर्मेशन करेगा और साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करके नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना,
ये साइक्लोन नॉर्थ वेस्ट रिकर्व करेगा। नॉर्मली प्री मानसून साइक्लोन्स जो होते हैं वो मोस्टली रिकर्व करते हैं नॉर्थ ईस्ट की ओर टुवर्ड्स म्यांमार और बांग्लादेश, बट ये साइक्लोन नॉर्थ वेस्ट रिकर्व करेगा, जैसे कि साइक्लोन यस ने किया था 2021 में मंथ में फॉर्मेशन किया था, जो कि उड़ीसा में लैंडफॉल किया था। ये भी कुछ उसी टाइप का हो सकता है, इसका संभावना बहुत ज़्यादा भी दिखाई दे रहा है। और साइक्लोन रिकर्व मोस्टली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जेट स्ट्रीम की वजह से ही करते हैं, और ये साइक्लोन के टाइम पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव नहीं रहेगा और जेट की धारा भी कमज़ोर रहने की संभावना है। साथ ही उस टाइम पे एक हाई प्रेशर का फॉर्मेशन म्यांमार के ऊपर भी हो सकता है, जिससे ये साइक्लोन सीधा इंडिया की तरफ आ जाएगा। इसलिए अलग अलग एंसेंबल मॉडल्स यही फोरकास्ट कर रहे हैं कि ये साइक्लोन नॉर्थ वेस्ट ट्रैवल करके सीधा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश की तरफ जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसा लगातार एंसेंबल की तरफ से फोरकास्ट आ रहा है ये सब फैक्टर्स को देखकर। तो ECMWF और GFS के मेन मॉडल्स भी कुछ दिन से सिस्टम का फॉर्मेशन को लेकर बार बार सिग्नल दे रहे हैं। और ECMWF के मेन मॉडल में आप देख ही सकते हैं कि 21 मई के आसपास एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन दिखा रहा है नॉर्थ अंडमान सी के आसपास, बट इसका मूवमेंट के बारे में इससे कोई भी स्पष्ट सिग्नल अभी नहीं आया है ECMWF की तरफ से। GFS को देखेंगे तो GFS भी वही फोरकास्ट कर रहा है, सिस्टम बनेगा 20 और 21 मई के आसपास और बन के सीधा इंडिया की तरफ मूव करेगा। हालांकि GFS मॉडल खुद ही बहुत कन्फ्यूज्ड है, बट GFS लॉन्ग रेंज में काफ़ी गलत चीज़ भी दिखाता है, इसलिए इस पर भरोसा करना सही नहीं है। बट अभी मार्केट में एक और न्यू मॉडल आया है जो कि एक टेस्टिंग मॉडल है। तो अब तक आपने AI के बारे में बहुत कुछ सुना ही होगा, हर जगह में अब AI का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है। तो अभी AI वेदर फील्ड में भी आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ ECMWF AI मॉडल के बारे में, जिसको खुद ECMWF मॉडल ने ही डिज़ाइन किया है। ये AI मॉडल काफ़ी टेस्टिंग के बाद लॉन्च हुआ है और लास्ट 1 साल के अंदर ECMWF AI मॉडल ने काफ़ी सारा मॉडल्स को सरपास कर दिया है फोरकास्टिंग और साइक्लोन के मामले में। साइक्लोन का फोरकास्टिंग और रेनफॉल के फोरकास्ट के मामले में सरपास कर दिया है बहुत सारे मॉडल्स को इस ECMWF AI मॉडल ने। इवन ECMWF AI मॉडल ने खुद के मेन ECMWF मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको बनाने वाले साइंटिस्ट ये दावा करते हैं। बहुत सारे टेस्टिंग के बाद यही पता चला है कि ECMWF AI ने बहुत सारे मॉडल्स के साथ साथ ECMWF के खुद के मॉडल्स को रेनफॉल और साइक्लोन फोरकास्टिंग के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तो आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि ये AI मॉडल लगातार अपने हर राउंड पे एक जैसा ही फोरकास्ट कर रहा है। वो ऐसा लगातार दिखा रहा है कि 20 और 21 मई के आसपास साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में एक डिप्रेशन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि बहुत फास्ट इंटेंसिफिकेशन करेगा और एक वेरी सीवियर साइक्लोन या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करेगा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल की तरफ ये आगे बढ़ेगा। और 25 मई के आसपास ये लैंडफॉल हो सकता है। मतलब 25 मई के आसपास ये ऐसा दिखा रहा है कि ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश के आसपास कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। ऐसा इस AI मॉडल का फोरकास्ट है। अब ये देखने वाली बात है कि ये AI मॉडल बाद में कितना एक्यूरेट होगा, ये देखने वाली बात होगा। बट अब तक के हिसाब से ECMWF AI मॉडल ने लास्ट 1 साल के अंदर अपने टेस्टिंग कैरियर में बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है और बाकी सारे मॉडल्स को सरपास कर दिया है फोरकास्टिंग के मामले में। तो ये सारा फैक्टर्स, सारा चीज़, सारा मॉडल्स को देखने के बाद ये कंक्लूजन ये है कि साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग नॉर्थ अंडमान सी के आसपास 19 मई को एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन करेगा, जो कि 21 मई को एक डिप्रेशन और 22 मई को एक साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। इसका संभावना बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद इसका जो मूवमेंट है वो नॉर्थ वेस्ट रहने की संभावना है टुवार्ड्स ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेनली टुवार्ड्स नॉर्थ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल आज ऑफ नाउ। सो इसका 25 मई के आसपास उड़ीसा या आंध्र प्रदेश के आसपास कहीं पर भी लैंडफॉल होने की प्रबल संभावना है। सो अगर 25 मई को कोई इलेक्शन होगा ये सब एरिया में तो वो कैंसिल हो सकता है, और जबकि सब कंडीशन एक्टिव है और इसका वेरी सीवियर साइक्लोन या उससे भी अधिक का इंटेंसिटी हासिल करने का संभावना भी अधिक दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका सी ट्रैवल भी इसको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। सो अभी तक के अलग अलग मॉडल्स को देखने के बाद मैंने ये कुछ पॉसिबल ट्रैक्स दिखाया है, और ये 4 ट्रैक में से कोई भी ट्रैक आने वाला साइक्लोन फॉलो कर सकता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के बीच में कहीं पर भी जा सकता है आने वाला साइक्लोन, बट उड़ीसा में डायरेक्ट लैंडफॉल होने की संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है
25 मई के आसपास। हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी हो सकता है, वो सिस्टम फॉर्मेशन के बाद जाके साफ होगा, बट अभी तक के हिसाब से कुछ ऐसा ही है। तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क और तैयारी करने की ज़रूरत है। और यह आने वाला साइक्लोन का जो नाम होगा वो रिमल रखा गया है, जो कि ओमान ने दिया है। सो आई थिंक साइक्लोन के बारे में पूरा क्लियर जानकारी आपको इधर मिल गया होगा। तो मेरा नज़र लगातार इस आने वाले साइक्लोन पर बना हुआ है। मैं आगे ऐसे ही जानकारी, ऐसे ही वीडियोस के साथ लगातार लाता रहूँगा और ट्रैक भी जारी करूँगा अगले 5 दिनों के बाद। सो ऐसे जानकारी ओनली मेरे चैनल पर आपको मिलता रहता है। तो क्या कर रहे हो, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो ऐसे लगातार जानकारी पाने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाना। तो आज के इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।